आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और खास तौर से अब जबकि बाजार एक बढ़िया तेजी दिखा चुका है, एक तूफानी तेजी दिखा चुका है और इस समय इस तूफानी तेजी के बीच में बाजार एक नए शिखर पर है और इस तूफानी तेजी के बाद इसमें एक ठहराव नजर आ रहा है। बाजार अगली चाल के लिए तीसरी तिमाही के नतीजों का इंतजार कर रहा है। अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने जा रही है और अब वक्त यह है समझने का कि तीसरी तिमाही के नतीजे कैसे रह सकते हैं, किन कंपनियों के रिजल्ट बाजार को खुश कर सकते हैं, कहां थोड़ी निराशा बाजार को मिल सकती है। हम आईटी के साथ साथ बैंक, एफएमसीजी, फार्मा, रियल्टी सेक्टर पर भी फोकस करने जा रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट से हम ये भी बातचीत करेंगे कि नतीजों से पहले आप किन कंपनियों पर दांव लगा सकते हैं। तो आज क्योंकि वो जो मूवी है वो काफ़ी फेमस है, 12th फेल, 12th पास, ऐसी बहुत सारे जिक्र चल रहे हैं, तो हमने भी नतीजों सीजन में सोचा कि कौन सी कंपनियां जो कि पास हुई हैं, कौन सी कंपनियां जो कि फेल हो सकती हैं, कहाँ नंबर कमज़ोर हो सकते हैं, कहाँ नंबर बेहतर हो सकते हैं। तो उसी थीम के साथ हमने शुरुआत की कि कहाँ पर हम पास और फेल कंपनियों को होते हुए देखेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ SBI सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल मौजूद रहेंगे और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरखसाकर रहेंगे। एक अर्निंग्स को लेकर क्या टेक है इनका, किस तरह से सेक्टर्स को रीड कर रहे हैं, क्या रेड फ्लैग्स होंगे और कौन कौन से सेक्टर्स में आपको किन किन कंपनियों पर नज़र रखनी है, इन सब पर हम बातचीत कर लेते हैं। तो दोनों से ही पहले तो हम अर्निंग को लेकर एक मेजर आउटलुक ले लेते हैं। सनी, शुरुआत में आपसे करूँगा। पहले तो ये क्वार्टर के नंबर्स उस जंक्चर पर आ रहे हैं जहाँ पर पिछली तिमाही के कुछ कंपनियों के नंबर्स अच्छे भी थे और बाजार ओवर हीटेड भी है। सो कैसे आप रीड कर रहे हो नंबर्स को, कैसे रहेंगे इस बारी के मोटे मोटे नंबर्स, कैसा आउटलुक रहेगा? सुमित जी, शो पे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा हमें जब ये नंबर्स हम देखेंगे दिसंबर क्वार्टर के तो सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक पे नजर देना होगा। तो पहले ऑब्वियसली आईटी कंपनी से रिजल्ट सीजन किक ऑफ होगा और आईटी कंपनीज में जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उनसे ऑब्वियसली डिमांड एनवायरनमेंट के ऊपर मार्केट ट्रैक करेगा, उनकी कमेंट्री, मैनेजमेंट की कमेंट्री, स्पेशली ऑन डिस्क्रिशनरी स्पेंड। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। मुझे लगता है कि मार्जिन प्रेशर जो आईटी कंपनीज में आ रहे थे बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड एट्रिशन के चलते हुए वो कहीं ना कहीं ईज ऑफ हुए हैं। तो मेरी नज़र ऑब्वियसली डिमांड एनवायरनमेंट पर रहेगी आईटी लार्ज कैप आईटी कंपनीज में। हालांकि वैल्यूएशन रिलेटिवली रीजनेबल है ऑन लार्ज कैप आईटी कंपनी, ग्रोथ मिसिंग है। अगर कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसे कुछ लगता है कि यहाँ से अब ग्रोथ आएगी तो आईटी कंपनीज कैन बी ऑन रडार। अगर मैं मार्जिन एक्सपेंशन की बात करूं तो मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदे सेक्टर हैं जैसे सीमेंट हो गया या फॉर दैट मैटर एफएमसीजी कंपनीज हो गया, जहां कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट प्रेशर कम हुआ है, वहां हम एक काइंड ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन देख सकते हैं। बैंक्स एनीवे जिस तरह से प्रोविजनल अपडेट आया है, मुझे लगता है कि ग्रोथ कहीं ना कहीं डिसेंट ग्रोथ सभी बैंक्स रिपोर्ट कर रही है, एटलीस्ट ऑन एडवांसेस साइड। डिपॉजिट कुछ ही बैंक्स के एडवांसेस से ज्यादा है, तो शायद कुछ बैंक्स के हम निम्न प्रेशर में आते हुए देखेंगे। और स्पेशली बैंक्स की कमेंट्री ऑन अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो, जहां आरबीआई ने कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाया है छोटे टिकट साइज पे, वहां उनकी कमेंट्री देखना जरूरी होगा। जो सेक्टर काइंड ऑफ टर्न अराउंड काइंड ऑफ सेक्टर जो पिछले 2 क्वार्टर से हम तिमाही से देख रहे थे वो फार्मा है। फार्मा में मुझे लगता है कि एक डिसेंट अपटिक हम देखेंगे अर्निंग ग्रोथ के लिहाज से। रियल एस्टेट सेक्टर अगेन बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर रियल एस्टेट कंपनीज के लिए होता है, तो उसमें भी जिस तरह से प्रोविजनल अपडेट आ रहे हैं मुझे लगता है कि रियल एस्टेट कंपनीज के नतीजे भी काफी अच्छे आएंगे। और अगर मैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करूं तो उसमें ज्वेलरी कंपनीज के नतीजे, जिस तरह से कल्याण का ज्वेलर्स के अपडेट आया है, मुझे लगता है कि ज्वेलरी कंपनीज विल आल्सो डू वेल। बट विद इन डिस्क्रिशनरी मुझे लगता है कि फैशन बिजनेस जो है वहाँ शायद थोड़ा बहुत हम फिर से डिमांड का कंसर्न हमने देखा है, उसके चलते वहाँ काइंड ऑफ मिक्स काइंड ऑफ कमेंट्री शायद हम जो फैशन बिजनेस है वहां से आते हुए देखेंगे। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वैसे भी Q3 में थोड़ा हायर साइड पर रहता है, लेकिन हाँ फैशन बिजनेस जो है वहाँ पर थोड़ा इशू रह सकता है। अविनाश गोरखसाकर भी हमारे साथ मौजूद हैं और एक लंबे अंतराल के बाद अविनाश भाई आपसे बातचीत हो रही है मेरी आज। तो कैसे रीड कर रहे हो आप इस तिमाही के नंबर्स इस बारी, खास तौर से ओवरऑल अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो, कंसीडरिंग कि पहले तो लार्ज कैप के नंबर्स लाइंड अप हैं लेकिन Q3 के अपडेट सो फार कोई बड़े एक्सीडेंट नहीं दिखाई पड़े हैं, तो आप कैसे रीड कर रहे हो नंबर्स को?
मैं बिल्कुल सुमित, मुझे लग रहा है कि Q3 का जो अर्निंग सीजन शुरू होगा, इसमें मैं समझता हूँ कि लार्ज कैप आईटी में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ग्रोथ का है। अगर हम टीसीएस या इन्फोसिस या एचसीएल टेक की बात करें तो वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे आ गए, लेकिन ग्रोथ मिसिंग है। अभी भी यूरोप में ग्रोथ को लेकर थोड़े कंसर्न्स है। यूएस मार्केट में थोड़ा सा इकोनॉमी में सुधार तो जरूर आया है, लेकिन जो ग्रोथ कमेंट्री आएगी वो इन स्टॉक्स को रीरेट करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और होपफुली जो मार्च क्वार्टर होगा, क्योंकि नॉर्मली दिसंबर क्वार्टर एक सॉफ्ट क्वार्टर माना जाता है, लेकिन जहां पे अच्छे नतीजे आएंगे वहां पे ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, रियल एस्टेट, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, ये सारे सेक्टर्स हमको लग रहा है कि आपको पॉजिटिव सरप्राइजेस दिखाएंगे। मेरे ख्याल से आईटी और मेटल्स में थोड़ा बहुत अभी भी कंसर्न है। मेटल्स में तेजी जरूर आई है, लेकिन अभी भी ग्लोबली मेटल प्राइसेस में कोई बदलाव आया नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मोटा मोटी 70-80% रिजल्ट्स इनलाइन होंगे। जहां पे नेगेटिव सरप्राइजेस आएंगे वो मेटल और आईटी हो सकता है, और वो थोड़ा सा मार्केट्स को निराश कर सकते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, जो एफएमसीजी वाले सेक्टर्स है, वहां पे हमको लग रहा है कि थोड़ी बहुत निराशा दिख सकती है, क्योंकि रूरल डिमांड अभी भी वीक है। तो एफएमसीजी के बास्केट में मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, और रिजल्ट्स आने के बाद जो कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट की, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ब्रॉडली आई थिंक रिजल्ट्स विल बी बेटर देन Q2, और मुझे लगता है कि जो कमेंट्रीज आएगी वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को आगे रिलेट करेगी। कमेंट्री पार्ट क्रूशियल रहेगा। आप स्क्रीन पर अर्निंग कैलेंडर भी देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से तिमाही नतीजे किस किस तारीख को आने वाले हैं, और धीरे धीरे छोटी मझौली कंपनियों के नंबर्स आने शुरू हो भी गए हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों के नंबर्स 11 तारीख से आपको आने दिखाई पड़ेंगे। इसमें आईटी ही लीड करेगा। अविनाश भाई, आप ही ने शुरुआत की थी कि आईटी थोड़े से सबड्यूड नंबर रहेंगे, तो अगर आईटी के ओवरऑल नंबर्स देखूं तो क्या एस्टिमेट आप लगा के चल रहे हो वहां पर, और इन नंबर्स में से अगर कुछ आपको पिक करना हो, कोई स्टॉक जो आपको लगता है कि हाँ ये देखने लायक है, जिन पे नजर रखी जा सकती है, तो वो कौन से होंगे? बिल्कुल, देखिए, मिड कैप आईटी में हमको केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पसंद है। हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने बिजनेस अपडेट भी बहुत पॉजिटिव दिखाया था। हमको लग रहा है कि करंट प्राइस करीबन 1400-1450 है। यहाँ पे आपको एक 1650 का एक नियर टर्म का टारगेट पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। जो वर्टिकल्स में ये काम करते हैं, अभी भी डिमांड काफी स्ट्रांग है। और दूसरे जो बड़े आईटी कंपनीज है, जहां पे हमको लगता है कि किसी को कॉन्ट्रा व्यू लेना है, तो हमको लगता है कि टीसीएस 3800 में चल रहा है, करीबन 3900-950 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट आपको मिल सकता है, अगर कहीं ना कहीं कमेंट्री पॉजिटिव होती है। बट डेफिनेटली टीसीएस और केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ये दो स्टॉक्स हमको लग रहा है कि आईटी स्पेस में अगर किसी को खरीदी करनी है, तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड लंबे अवधि के लिए काफी अच्छा बैठ सकता है। तो अगर आप लार्ज कैप में कुछ देख रहे हैं तो एक बार को टीसीएस बेटर लग रहा है, मिड कैप में केपीआईटी के नंबर बेटर साइड पर रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक सरप्राइज साइड पर ये इन्फोसिस के या माफ कीजिएगा आईटी के नंबर रह सकते हैं, जिसको आप आधार मान के चल सकते हैं। सनी, बैंक्स ये दूसरा सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्टर है, और सो फार प्राइवेट बैंक्स में कुछ नंबर्स Q3 के मिसिंग आए हैं, लेकिन अदरवाइज कमेंट्री ठीक साइड पर है। आपने क्या रीड किया Q3 के नंबर्स में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप यहाँ पर, किसके नंबर बेटर होंगे, और कुछ पिक करना हो तो? या डेफिनेटली जिस तरह से बैंक्स के प्रोविजनल अपडेट्स आ रहे हैं, वो देख के लग रहा है कि जो एडवांसेस ग्रोथ है, ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेशन थी कि मिड डबल डिजिट, लो डबल डिजिट काइंड ऑफ एडवांसेस ग्रोथ आएंगे। हालांकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहां हम काफी एग्रेसिव ग्रोथ देख रहे हैं, 25-30% काइंड ऑफ ग्रोथ स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने मिल रही है। और जो बड़े बैंक है, लार्ज साइज बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं मिड टीन काइंड ऑफ ग्रोथ हम देख रहे हैं एज फार एज एडवांसेस आर कंसर्न। मुझे लगता है कि अब आगे जाके फाइट रहेगा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आरबीआई ने भी अभी एक रिसेंटली एक एडवाइजरी जारी की थी कि जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, दैट शुड नॉट बी अबव 80%, 75% के आसपास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की फाइट रहेगी। और जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की कैपेबिलिटी है जो लार्ज साइज बैंक में है, वो मे भी शायद स्मॉल साइज बैंक को वहाँ उतना लीवे नहीं है, बिकॉज ऑफ द डीप पेनिट्रेशन जो लार्ज साइज बैंक का है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक की मॉनिटरेबल होगा अपकमिंग रिजल्ट में, कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो थर्ड क्वार्टर के कैसे रहेंगे, और एट द सेम टाइम आगे के 2 से 3 क्वार्टर में क्या आउटलुक रहेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन का। एसेट क्वालिटी मुझे लगता है कि बेहतर ही रहेगी, ऐसे कोई रेड फ्लैग एज ऑफ नाउ एसेट क्वालिटी को लेकर के नहीं लगता है। और अगर मुझे इसमें पिक करना होगा आज के डेट में, तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक लार्ज साइज बैंक है, अगेन ट्रेडिंग एट अ डिसेंट रीजनेबल वैल्यूएशन। एक अच्छा मौका है कि जहां बैंक में ट्रांजिशन हो रहा है मर्जर के कारण, एक डिसेंट वैल्यूएशन पे बैंक मिल रही है।
फेडरल बैंक काफी डिसेंट अपडेट आया था, प्रोविजनल अपडेट, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा है। पब्लिक सेक्टर बैंक से मुझे इंडियन बैंक काफी अच्छी लगती है। और दो एनबीएफसी मैं पिक करना चाहूंगा, वो है श्रीराम फाइनेंस, एक वेल नोन मुथूट ग्रुप की कंपनी है, एट द सेम टाइम फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। तो लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक जैसे नाम जिन पर आप बेट कर सकते हैं, मिड कैप में आप फेडरल बैंक, श्रीराम फाइनेंस, इंडियन बैंक, इनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छे अप मूव की उम्मीद या इस तिमाही के नंबर्स में इन सब के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब ना दूसरा जो बड़ा सेक्टर है वो है ऑटो सेक्टर। बहुत कुछ है इस सेक्टर के अंदर जो इस बार ये अनुमान लगा के चला जा रहा है, क्योंकि इस तिमाही में जो सेल्स के आंकड़े हैं उसमें फेस्टिव का डिमांड भी आएगा, ईयर एंड के क्लियरेंस का भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ता है, प्राइसिंग का इम्पैक्ट जो होगा वो अगली क्वार्टर में आएगा, लेकिन इनपुट कॉस्ट स्टेबल हो चुकी हैं। कई कंपनियों के नए लॉन्चेस भी हैं जो कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लॉन्चेस किए हैं स्पेस में, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। ईवी स्पेस काफ़ी प्रोमिनेंटली आगे बढ़कर आया है, इनफैक्ट सीवी ट्रैक्टर थोड़ा बैकफुट पर है। सो ओवरऑल क्या आप अनुमान लगा रहे हो ऑटो स्पेस को लेकर, यहाँ से कुछ पिक करना हो तो? नहीं, बिल्कुल सुमित, देखिए हमको लग रहा है कि ऑटो स्पेस में दो सेक्टर्स जो काफी स्ट्रांग डिस्प्ले करेंगे ग्रोथ, वो तो एक तो कमर्शियल व्हीकल और टू व्हीलर्स है। कमर्शियल व्हीकल्स में थोड़ा सा बेस बड़ा बन गया है, तो थोड़ा सा ग्रोथ आपको दिसंबर में कम देखने को मिला, लेकिन हमको लग रहा है कि जैन टू मार्च का क्वार्टर जो होता है वो ओवरऑल ऑटो सेक्टर के लिए बहुत मजबूत क्वार्टर माना जाता है। अगर नतीजों की बात करें तो हमको लग रहा है कि दो स्टॉक्स जो हमको बहुत पसंद है, जो हमको लगता है कि अभी भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने का क्षमता रखते हैं, वो पहले तो टाटा मोटर्स रहेगा। टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो बहुत ही तगड़े तरीके से बढ़ रहा है। इनकी पैसेंजर कार बिजनेस भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आपने बात की तो वहां पे भी इनका मार्केट शेयर काफी स्ट्रांग है, करीबन 40% मार्केट शेयर ये कमांड करते हैं। जेएलआर का बिजनेस भी अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्लस कंपनी ने कहा है कि अभी वो ऑलरेडी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। तो मेरे ख्याल से इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो करीबन 875 880 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक जो टू व्हीलर स्पेस में बहुत अच्छी तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है वो टीवीएस मोटर है। देखिए दिसंबर के महीने में हमने देखा कि सारे टू व्हीलर कंपनीज ने थोड़े नरम नंबर दिखाए, लेकिन इनका वॉल्यूम ग्रोथ बहुत तगड़ा था। इलेक्ट्रिक व्हीकल के टू व्हीलर स्पेस में भी टीवीएस मोटर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2300 का टारगेट प्राइस लेके इसको भी खरीदना चाहिए। Q3 के नंबर्स तो अच्छे आएंगे, बट आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो टाटा मोटर्स और टीवीएस हमको लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ऑटो में अगर आप कुछ नाम ढूंढ रहे हैं तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस से टाटा मोटर्स, जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं इस बारी, और टीवीएस मोटर एक और ऐसा नाम है जो कि ईवी स्पेस को लेकर, थ्री व्हीलर स्पेस को लेकर परफॉर्म कर सकता है, तो ये एक और दूसरा बेट हो सकता है। लाइकवाइज कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की अगर बात हो रही है सनी, तो एक एफएमसीजी को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। एफएमसीजी पैक में, पूरे पैक में मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। मिसाल तौर पे पहले इनकी वॉल्यूम को लेकर इशूज़ थे, वो अब बहुत हद तक ईज आउट हो गए हैं। रूरल अर्बन डिमांड का जो ब्रेकअप था, कभी रूरल में प्रेशर था, लास्ट क्वार्टर में हमने अर्बन में पिकअप आते हुए देखा। इसके अलावा इनपुट कॉस्ट स्टेबल हो चुकी है, प्रोडक्ट्स की डिमांड स्ट्रांग है, और कंजम्पशन के लिए वैसे भी ये लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा होता है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप एफएमसीजी को, क्या करें, यहाँ से कुछ नाम? या डेफिनेटली सुमित जी, एफएमसीजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले है कंज्यूमर स्टेपल, उसके ऑलरेडी पॉइंट्स आपने डिस्कस कर लिए हैं कि रूरल इज अंडर प्रेशर, हाउएवर ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, वहाँ रिकवरी के थोड़े चांसेस दिख रहे हैं। अर्बन एनीवे अच्छा कर रहा है, और जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है वो कहीं ना कहीं ईज ऑफ हुआ है कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज के लिए। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मुझे लगता है कि सर्टन जो सेक्टर है, जैसे होटल्स हो गया फॉर दैट मैटर, या फॉर दैट मैटर अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गया, those sector will continue to do well. फैशन बिजनेस शायद थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेगा। और मुझे अगर कुछ पिक करना होगा स्पेशली फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो कंज्यूमर स्टेपल से मैं पिक करना चाहूंगा इमामी, गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको। मुझे लगता है कि तीनों ही कंपनी में एक डिसेंट काइंड ऑफ अपसाइड इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ हम ये थर्ड क्वार्टर में देखेंगे। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से मुझे रैडिको खैतान एक डिसेंट बेट लगता है। प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी है, ग्रेजुअली जिस तरह से पोर्टफोलियो प्रीमियमाइजेशन प्रीमियम पोर्टफोलियो की ओर शिफ्ट होगा, वहाँ मार्जिन एक्सपेंशन आते देखेंगे। और एक बेक्टर फूड है जो कि इनडायरेक्ट प्ले है ऑन QSR इंडस्ट्री एज वेल एज ऑन बिस्किट एंड बेकरी। तो बेक्टर फूड, जहाँ उनकी एक नई कैपेसिटी अभी रिसेंटली ऑन स्ट्रीम जाने वाली है, उसके चलते मुझे लगता है कि FY25 में एक डिसेंट अर्निंग अपग्रेड आते हुए हमें दिखेगा बेक्टर फूड के लिए। मिसेस बेक्टर फूड आमतौर पे कम चर्चा होती है, लेकिन एक बड़ा आउटसोर्स प्लेयर है बड़ी कंपनियों का, और खुद की भी एक बड़ी प्रोडक्ट लाइन है कंपनी की। साथ साथ मैरिको, डाबर, रेडिको खैतान, ये कुछ ऐसे नाम जिसको सनी देख रहे हैं जहाँ पर एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है।
अविनाश भाई, इसके अलावा जो लास्ट क्वार्टर का एक सरप्राइज था वो था कैपिटल गुड स्पेस। बहुत बढ़िया नंबर आए थे एबीबी, सीमेंस सबके। तो यहाँ तिमाही आधार पर तो एक बड़ा बेस ऑलरेडी आपके पास खड़ा हुआ है, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंप्रूव हुआ है, वाई बेसिस पे एक लो बेस का नंबर्स में इफेक्ट रहेगा, ऑर्डर इन्फ्लोज अच्छे हैं, और ना केवल प्राइवेट प्लेयर्स के बल्कि बीएचईएल जैसी कंपनियों के भी बढ़िया ऑर्डर इन्फ्लो आते हुए दिखाई पड़े हैं। डिफेंस ऑलरेडी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, रेलवे कैपिटल गुड्स में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रहा है। यहाँ क्या रीड कर रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, कैपिटल गुड्स सेक्टर को अगर हम रेलवे और डिफेंस से जोड़ ले तो मुझे लग रहा है कि ग्रोथ कैपेक्स अभी बहुत ही बड़ी ट्रैक्शन में दिख रहा है। कॉर्पोरेट कैपेक्स प्राइवेट सेक्टर का हो या सरकार के इस तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हो तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसका फायदा जरूर पूरे कैपिटल गुड्स सेक्टर में आपको थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात अभी एग्जीक्यूशन है। जो आपने सही कहा कि सारी कंपनीज कम से कम 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक पे बैठी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कमिंस इंडिया जो एनर्जी इक्विपमेंट स्पेस में है, ये एक बहुत ही अच्छा एमएनसी काउंटर है। ऑलरेडी फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस तो काफी बढ़िया है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और इन्होंने हाइड्रोजन को लेके बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट बुके भी बनाया। मेरा ख्याल है कि ऑर्डर बुक स्टेडी रहेगी, प्लस इलेक्शंस के बाद हाइड्रोजन की पॉलिसी अनाउंस होती है तो इसमें अच्छी खासी ग्रोथ पोटेंशियल कमिंस के लिए मिलेगी। तो कमिंस हमको लग रहा है कि करीबन 23-2350 का एक टारगेट प्राइस के लिए आप खरीद सकते हो, अच्छा विकल्प है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा एलएनटी रहेगा। आपने सही कहा कि एलएनटी डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स में, पावर इक्विपमेंट में काफी बड़ा काम कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन काफी तेजी से हो रहा है। तो ऑलरेडी थोड़े समय एलएनटी भाग चुका है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की इनकी पोजीशनिंग है, हमको लग रहा है कि अगले 12-18 महीने के लिए ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3650 का एक टारगेट प्राइस हम लगा दीजिए। और एक छोटी कंपनी है सुमित, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो मोबाइल क्रेन्स और डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनाती है। तो हमको लगता है कि देखिए, ये भी स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत बढ़िया ग्रोथ आपको दिख रहा है। बहुत मटेरियल इक्विपमेंट में, क्रेन्स में, ऑब्वियसली ट्रैक्टर भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर 12 to 15 मंथ्स का नजरिया आप लेते हो तो यहाँ पे भी 1050-1100 का टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। तो हमारी तरफ से ये 2-3 स्टॉक्स है जो अभी भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को अगले 12-15 महीने में दे सकते हैं। तो कमिंस इंडिया, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हो, लार्सन एंड टूब्रो देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी, और एक अच्छे नंबर्स डिलीवर भी किए, ना केवल स्टैंड लोन आधार पर बल्कि कंसो बेसिस पर भी इनके नंबर्स काफी साउंड रहेंगे। और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एक दिग्गज इक्विपमेंट बेस्ड कंपनी, जिसके ऊपर भी आप बेट कर सकते हो। तो कई सारे सेक्टर में हम बातचीत कर चुके हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो लास्ट क्वार्टर का रहा है उसके ऊपर बातचीत करते हैं, छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। तीसरी तिमाही के नंबर्स की शुरुआत होने वाली है, और उन नंबर से पहले किन किन सेक्टर्स पे आप बेट कर सकते हैं उन पर हम बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स पे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक सेक्टर जो कि लास्ट क्वार्टर से बहुत स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है वो है फार्मा। जोरदार तेजी रही इस सेक्टर में लास्ट क्वार्टर में, स्पेशली यूएस साइड की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत स्ट्रांग आते हुए दिखाई पड़ी। डोमेस्टिक सेल्स के नंबर्स के अंदर पिकअप आया। कई कंपनियों ने यूएस एफडीए के इश्यूज भी रेज किए, लेकिन ठीक है, उसको दरकिनार रख के सेक्टर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और एक बढ़िया वैल्यूएशन पर भी अवेलेबल था लास्ट क्वार्टर में, लेकिन एक अच्छी तेजी दिखा भी चुका है और नए हाइस की तरफ है। तो सनी, अब कैसे रीड कर रहे हो आप इसे, क्योंकि इतनी बढ़िया तेजी दिखा दी है लेकिन उम्मीदें बहुत है, यहाँ पर क्या करा जाए? या डेफिनेटली जितने भी कंसर्न थे एक एक करके फार्मा सेक्टर में ईज ऑफ हो रहे हैं। यूएस में जहाँ प्राइस इरोजन का कंसर्न था वो कहीं ना कहीं अरेस्ट हुआ है, प्राइस इरोजन यूएस मार्केट में। और इंडियन मार्केट में जिस तरह से जो डोमेस्टिक फोकस कंपनी है वो भी एक इंडिकेशन दे रही है कि हाई सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ हम देख सकते हैं। और अगर मैं ओवरऑल सेगमेंट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि एपीआई और सीडीएमओ जो प्लेयर्स हैं वो एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आगे जा करके। और अगर मुझे इनमें से कोई स्टॉक पिक करना होगा तो मेरा पिक रहेगा ग्लेनमार्क, मार्क्सन, सुप्रिया, पिरामल फार्मा। और एक टर्नाराउंड स्टोरी पे मैं बैट करना चाहूंगा, वो है स्ट्राइड फार्मा। मुझे लगता है कि स्ट्राइड फार्मा में जिस तरह से बैलेंस शीट काफी एक लिवरेज हो गई थी और कंपनी ने जो स्टेप लिया है, अपनी एक रिसेंटली उन्होंने एक अपना प्लांट सेल किया था जिससे 800-900 करोड़ की कंपनी को इनफ्लो होगा। और जो 3000 करोड़ का डेट है, मुझे लगता है कि ग्रेजुअली वो स्केल डाउन होकर के जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो सेविंग होगा उसके चलते कंपनी प्रॉफिट में आएगी। तो एक स्ट्राइड फार्मा मेरा टर्न अराउंड बेट रहेगा। और अगर मुझे रिजल्ट्स पे प्ले करना होगा रिसेंट फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो ग्लेनमार्क, मार्क्सन, सुप्रिया और पिरामल फार्मा मेरे रडार पर है। तो मार्क्सन, सुप्रिया, एरिस लाइफ साइंसेज, इन पर आप नजर रखेंगे अदरवाइज, और स्ट्राइड्स फार्मा एक टर्न अराउंड स्टोरी के ऊपर बातचीत हो सकती है। अविनाश, आप मेटल का जिक्र कर रहे थे कि ये थोड़ा सरप्राइज कर सकता है इस बारी।
इसमें आप कैसे टिप्पणी करोगे कि इनपुट कॉस्ट स्टेबल हो चुकी है, जो नंबर्स हैं वहाँ पे शायद क्यू ऑन क्यू बेसिस पे पिकअप आ सकता है, स्टेबलाइज हो गए हैं नंबर, तो लगे क्या इस बार कुछ सरप्राइज आएगा यहाँ पर? और नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टील के जो प्राइसेस है वो पूरी तरह से बॉटम आउट हो गए हैं और डोमेस्टिक मार्केट में तो कई कैटेगरीज में तो स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव सरप्राइज आपको अर्निंग्स में देखने को मिले, लेकिन ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक रवैया आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमको लग रहा है कि 2-3 कंपनीज काफी अट्रैक्टिव है। टाटा स्टील हमको लग रहा है 130-34 में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, काफी हद तक लीवरेज बैलेंस शीट पे भी काफी इन्होंने कम किया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 155-160 का एक टारगेट प्राइस लेके नॉट ओनली रिजल्ट्स लेकिन अगले साल का व्यू लेके आप काम कर सकते हो। एनएमडीसी ने अभी हाल ही में इनका बिजनेस अपडेट दिया था, प्रोडक्शन आयरन ओर वॉल्यूम का काफी स्ट्रांगली बढ़ा है, आयरन ओर के प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि करीबन 270-275 का एक मीडियम टर्म प्राइस टारगेट मिल सकता है। और एक स्टॉक सुमित जो काफी इंटरेस्टिंग है, जिंदाल स्टेनलेस। इनके Q2 के नंबर्स भी बहुत अच्छे थे, स्टेनलेस स्टील में ये काफी डोमिनेंट प्लेयर है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक छोटी खरीदी की सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और यहाँ पे इनको प्राइसेस भी अच्छे मिल रहे हैं। तो करीबन 725-730 का टारगेट प्राइस लेके जिंदाल स्टेनलेस में भी एक पोजीशन बना सकते हैं। तो मेटल सेक्टर में आपको शायद अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिले, लेकिन बड़ी इंप्रूवमेंट आपको चौथे तिमाही में और अगले साल होपफुली देखने को मिले। टाटा स्टील, एनएमडीसी लार्ज कैप और मिड कैप में, लेकिन जिंदल स्टेनलेस इसके ऊपर आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। सनी, जाने से पहले रियल्टी, ये इसका रियल स्टेट चेक क्या कहता है? क्योंकि सबसे अच्छा क्वार्टर इनके लिए यही रहता है और अच्छे डिमांड आ रहे हैं, अच्छे पिकअप आ रहे हैं, क्या करें इस सेक्टर के अंदर? डेफिनेटली ऑलरेडी हमने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव रियल एस्टेट स्टॉक्स में आते हुए देखा है और उसका एक यही कारण है कि दिसंबर क्वार्टर काफी अच्छा क्वार्टर रहता है और जिस तरह से जो प्रोविजनल सेल्स नंबर भी एक कंपनी शोभा के आए, वो देख के तो लगता है कि जो सेल्स वॉल्यूम एज वेल एज कलेक्शन जो ग्रोथ रहेगी थर्ड क्वार्टर में काफी बेहतरीन रहेगी। हालांकि स्टॉक प्राइस ऑलरेडी ये डिस्काउंट करके चल रहा है कि आगे जिस तरह से रेट कट होगा मे बी सेकंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 24 में, उसके चलते कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के और उसके चलते वॉल्यूम में फिर से एक फर्दर बूस्ट मिलेगा अगले 6 से 12 महीने में के नजरिए से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर में। और मुझे अगर यहाँ कोई स्टॉक पिक करना होगा तो मैं रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के साइड से मैं सेंचुरी टेक्सटाइल, सनटेक रियल्टी और मैक्रोटेक डेवलपर को पिक करूंगा और एक कमर्शियल साइड में मैं नेस्को को पिक करूंगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड जो एग्जीबिशन का जो बिजनेस था वो नेस्को का नॉर्मलाइज हुआ है, काफी रोबस्ट बैलेंस शीट है, मोर देन 1000 करोड़ का कैश है कंपनी के बुक्स पे। एट द सेम टाइम इनका जो आईटी पार्क है उसमें हम एक्सपेंशन आते देख रहे हैं, तो इसके चलते जो रेंटल इनकम है अगले 2-3 साल तक इसमें काफी एक अच्छा अपटिक हमें आते हुए दिखेगा। तो ये 4 नाम, सेंचुरी टेक्सटाइल, नेस्को, सनटेक रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स, इन सब के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनी आपका भी और अविनाश आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज तमाम सेक्टर्स की पैमाइश करने के लिए और सब में से कुछ कुछ स्टॉक्स हमें बताने के लिए। तो तीसरी तिमाही, इंपॉर्टेंट तिमाही, इसकी शुरुआत होने जा रही है अगले हफ्ते से और ख़ास तौर से इन कुछ स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखेंगे, सरप्राइजेज आते हुए दिखाई पड़ेंगे, इस लिहाज से भी आप बहुत ध्यान संभल कर अपनी रणनीति बनाइएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।